वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर 498 डीवी मेंटेनेंस का केस करवा देती है तो कैसे आप इन केसों से बाहर निकल सकते हैं। पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक एडवोकेट होने के नाते, क्योंकि जब मेरे पास में ऐसे केसों को लेकर क्लाइंट आते हैं तो कैसे मैं इन केसों से उनको बाहर करवाता हूँ, बाहर निकालता हूँ। ये पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही स्पेशल वीडियो है, तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको इन केसों से बाहर निकाल सकता है। तो बिल्कुल अंत तक देखिए वीडियो, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, पॉइंट बटन लेके मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि इन केसों से बाहर निकलने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप उन 4 स्टेप को फॉलो करते हैं, 4 स्टेपों से अगर आप गुजरते हैं, 4 स्टेप को अगर आप यूज करते हैं, तो बिल्कुल आप इन केसों से बाहर निकल जाएंगे। तो ये स्टेप कौन कौन सी है ये भी बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि जो केस आपके ऊपर लगा है उसमें कौन कौन सा प्रोसीजर चलेगा, कौन से प्रोसीजर को आपको किस तरह से टेकल करना है, किस तरह से उस प्रोसीजर को चैलेंज करना है। तो यहाँ पे पूरी बातें आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है। तो सबसे पहले स्टेप तो इसमें यह आती है कि जो केस आपके ऊपर लगा है उसकी प्रॉपर जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि उस केस के बारे में आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है कि इस केस में फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है। सेकंड इसमें यह आती है कि जो कंप्लेंट या एफआईआर आपके ऊपर हुई है उसको आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है कि उस कंप्लेंट या एफआईआर में क्या क्या बातें लिखाई गई है, कौन कौन से फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं, तो वो भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और जो यहाँ पे गलत बातें लिखाई गई है, यानी फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, उनको आपको अंडरलाइन कर लेना है। सेकंड आपको ये करना है। तीसरा ये करना है कि जो आपके ऊपर कंप्लेंट या एफआईआर हुई है उसमें जो फॉल्स एलिगेशन है उनके एविडेंस आपको कलेक्ट करने हैं, उनके एविडेंस आपको बनाने हैं। तीसरी बात ये आती है। चौथी ये आती है कि आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लान बनाते हुए आपको मतलब किस तरीके से उस केस को फेस करना है, किस तरीके से आपको उसको टैकल करना है, ये प्लान आपके माइंड में होना चाहिए इन सभी के आधार पे। तो ये 4 स्टेप यहाँ पे आती है। अगर आप इन 4 स्टेप को यूज करते हैं तो बिल्कुल आप उन केसों से बाहर निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पे पूरा प्रोसीजर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो अक्सर होते कौन कौन से केस है इसमें? केस होते हैं जैसे 498A डीवी और मेंटेनेंस। तो 498A तो क्या होता है कि इसमें डोरी होती है, डोरी की वजह से केस किया जाता है। और इसमें साथ में 406 सेक्शन भी लगा हुआ होता है जो डोरी की रिकवरी के लिए लगाया जाता है। तो इसकी जानकारी आपको होगी। सेकंड इसमें होता है डीवी का केस। तो इसमें भी वाइफ क्या करती है कि खुद का मेंटेनेंस और बच्चे का मेंटेनेंस लेने के लिए डीवी का केस कर देती है, और जो साथ में हरासमेंट होता है उसके लिए डीवी का केस कर देती है। तीसरा इसमें होता है कि 125 सीआरपीसी का। तो इसमें भी खुद का मेंटेनेंस होता है वाइफ का, और साथ में बच्चे का मेंटेनेंस होता है। तो ये केस ऐसे चलते हैं। पहले अब यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 498A केस को, कि 498A केस में क्या क्या प्रोसीजर चलेगा, कौन से प्रोसीजर को आपको किस तरीके से चैलेंज करना है जिससे आप इन केस से बाहर निकल जाए, वो भी बहुत ही आसानी से। तो पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल अंत तक आप ये वीडियो देखिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि पत्नी महिला सेल या महिला थाने में जाके पति के खिलाफ और पति के माता पिता रिश्तेदारों के खिलाफ कंप्लेन करवा सकती है। फिर जब कंप्लेन हो जाए और पति के पास में बुलावा जाए, कंप्लेन होने के बाद में मीडिएशन के लिए जाएगा, वो काउंसलिंग के लिए जाएगा। तो यहाँ पे पति को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि कंप्लेन के बाद में उसको बुलाया जाएगा, यानी कि काउंसलिंग होगी। दोनों के बीच में रिश्ते को सुधारने की कोशिश की जाएगी पुलिस वालों के द्वारा। यानी कि जहाँ पे महिला थाने या महिला सेल में पत्नी ने कंप्लेन करवाई है, वहाँ पे उनकी मतलब काउंसलिंग वगैरह होगी, या फिर मीडिएशन में काउंसलिंग होगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि दोनों का रिश्ता सुधारने की कोशिश की जाएगी कि किस वजह से इनका रिश्ता खराब हुआ है, यहाँ पे ऐसी क्या नौबत आ गई। तो उस नौबत को देखा जाएगा, उस कारण को देखा जाएगा, किस कारण से इनका रिश्ता खराब हुआ है, तो उस कारण का सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी, और काउंसलिंग के द्वारा उनका रिश्ता फिर से बनाने की कोशिश की जाएगी। अब अगर काउंसलिंग में बात नहीं बनती है, दोनों के बीच में रिश्ता नहीं बन पाता है, तो फिर होगी पति के खिलाफ एफआईआर। उस एफआईआर के अंदर पति के माता पिता या उनके रिश्तेदारों का नाम उस एफआईआर के अंदर हो सकता है। फिर जब एफआईआर हो जाए, फिर पति के पास में नोटिस जाएगा। तो फिर क्या करना है कि पति को घबराना नहीं है। पति को क्या करना है, उस नोटिस या एफआईआर को अच्छी तरह से पढ़ना है
कि उसमें कौन कौन से एलिगेशन लगाए गए हैं, इसमें फॉल्स एलिगेशन भी है क्या। जब पति उसको पढ़ ले और पता चले कि उसके ऊपर ये फॉल्स एलिगेशन किए गए हैं और उसके अगर पति के पास में एविडेंस है, तो पति क्या करे, उस एफआईआर के आधार पे उस एफआईआर को ले जाके वो क्वासिंग के लिए हाई कोर्ट में 482 में जा सकता है। तो जिससे क्या होगा कि वो केस वहीं पे स्टॉप हो सकता है। अगर 482 में अगर क्वासिंग के लिए जाता है और उसके पास में प्रॉपर एविडेंस है, उस एफआईआर में जो कंप्लेन करवाई है, जो शिकायत लिखवाई है, जो एलिगेशन यहाँ पे पत्नी ने लगवाए हैं एफआईआर के अंदर, और उसके एविडेंस पति के पास में है, तो पति वहाँ पे जाके हाई कोर्ट में और 482 में उस एफआईआर को क्वास करवा सकता है। तो ये एफआईआर की स्टेप हो जाएगी। अब एफआईआर की स्टेप हो जाती है और पति यहाँ पे 482 में नहीं जाता है मान लो, तो फिर उसको क्या करना होगा कि उसको ये देखना है कि 498A के साथ में और कौन कौन से सेक्शन लगे हैं। 498A के साथ में अदर सेक्शन भी जोड़े गए हैं, तो पति को एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए एफआईआर होते ही, ये स्टेप अपनानी चाहिए। अगर 498A के साथ में अदर सेक्शन नहीं है तो यहाँ पे पति की कोई अरेस्टिंग वगैरह नहीं होगी। ये आपको भली बात ही पता होगा कि 498A में आजकल अरेस्टिंग वगैरह बंद हो गई है, तो ये प्रोसीजर होगा। अब यहाँ पे ये एफआईआर हो जाती है, एफआईआर के बाद में होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो तब पति को क्या करना है कि जो भी एविडेंस उसके पास में है, जो भी अपनी सफाई है, वो पुलिस वालों के सामने रख सकता है। वो बता सकता है कि उसके ऊपर ये फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं, झूठे आरोप लगाए गए हैं, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, ये इसके पास में एविडेंस भी है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों को वो बता सकता है, ये काम वो कर सकता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस क्या करेगी, कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी। चार्जशीट पेश होने के बाद में यहाँ पे पति को ये देखना है कि उस चार्जशीट में क्या क्या बातें लिखवाई गई हैं, या फिर पुलिस वालों के द्वारा क्या क्या बातें लिख के और कोर्ट में दी गई है चार्जशीट में, ये यहाँ पे देखना है पति को। अगर पति को ये लगता है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चार्जशीट ही गलत बनाई गई है, यहाँ पे उसके खिलाफ जो भी बातें हैं वो झूठी लिखाई गई हैं या फिर झूठी लिखी गई है, तो यहाँ पे वो दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे वो एप्लीकेशन भी दे सकता है, जिससे क्या होगा कि दूसरी टीम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। या फिर उस चार्जशीट के बेस पे अगर पति के पास में एविडेंस है तो वो 482 में क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जा सकता है। ये प्रोसीजर यहाँ पे अपना सकता है। अब चार्जशीट का प्रोसीजर हो जाने के बाद में कोर्ट में होगा चार्ज फ्रेमिंग होगी, डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज के ऊपर पति आर्ग्यूमेंट कर सकता है, पति का पक्ष आर्ग्यूमेंट कर सकता है। चार्ज फ्रेमिंग या डिस्चार्ज होगा। अब ये प्रोसीजर हो जाएगा। इसके बाद में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के एविडेंस होंगे। फिर होगा एक्यूज्ड का एग्जामिन्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये होगा। इसके बाद में आर्ग्यूमेंट होगा और आर्ग्यूमेंट होने के बाद में फाइनल जजमेंट होगा 498A का। तो इस तरीके से प्रोसीजर चलेगा। तो यहाँ पे पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी कि 498 में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एविडेंस। अगर आपके पास में एविडेंस है, जो कंप्लेन या एफआईआर पत्नी करवाई है आपके ऊपर, उसके आपके पास में प्रॉपर एविडेंस है, तो आप उस केस को आसानी से फेस कर सकते हैं। उस केस से आप बाहर निकल सकते हैं, शुरू से लास्ट तक आप बाहर निकल सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी इस 498A की। तो अब मैं बात कर लेता हूँ डीवी और मेंटेनेंस केस की, कि इसमें आप किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। ये भी पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप वाइज समझा देता हूँ, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आप देखिए। तो इन केसों में सबसे पहले ये होगा कि एप्लीकेशन टू कोर्ट, यानी कि कोर्ट में एप्लीकेशन देना होगा। इन केसों का एप्लीकेशन देने के बाद में समन जारी होगा। समन जारी होगा, दूसरी पार्टी के पास में समन जाएगा। समन के बाद में दूसरी पार्टी रिप्लाई देगी उस समन का, जो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए होगा, इंटरिम मेंटेनेंस का रिप्लाई देगी। यानी कि फिर क्या करना है कि जब ये रिप्लाई की स्टेप आई पति की, तो रिप्लाई की स्टेप में यहाँ पे मजबूत रिप्लाई पति को देना है। यानी कि जो भी एविडेंस उसके पास में है वाइफ के अगेंस्ट है, वाइफ के अगेंस्ट एविडेंस हो सकते हैं, जैसे मेंटेनेंस के, जैसे वो जॉब करती है, फिर वेल एजुकेटेड है, यहाँ पे वो कमा सकती है, या फिर जॉब करती थी जॉब छोड़ दी है। तो ऐसे जो भी एविडेंस है वो रिप्लाई में यहाँ पे देने चाहिए पति पक्ष को। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब समन जारी हो, समन के बाद में क्या होगा, रिप्लाई देना पड़ेगा इंटरिम मेंटेनेंस का। तो उस रिप्लाई में ये एविडेंस वहाँ पे देने हैं। तो रिप्लाई का स्टेज हो जाएगा। इसके बाद में होगा आर्ग्यूमेंट, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस का आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट के बाद में होगा फाइनल ऑर्डर होगा इंटरिम मेंटेनेंस का। तो ये प्रोसीजर इसमें चलेगा। फिर इसमें एप्लीकेंट और अपोनेंट के एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ये होने के बाद में होगा फाइनल आर्ग्यूमेंट, और जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा तो फिर कोर्ट का होगा फाइनल ऑर्डर, यानी कि टीवी और मेंटेनेंस का फाइनल ऑर्डर होगा, फाइनल जजमेंट होगा।
तो इस तरीके से प्रोसीजर चलेगा। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास में एविडेंस है वाइफ के अगेंस्ट की, वाइफ यहाँ पे पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, वो जॉब करती थी, मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब छोड़ दी है, या फिर अभी वर्तमान में जॉब कर रही है, इस हादसे के अगर आपके पास में एविडेंस है, तो आप स्टार्टिंग में जब आपके खिलाफ समन जारी होता है तो उस समन का जब रिप्लाई दो तभी आप उन एविडेंस को दे सकते हैं, रिप्लाई आप वहाँ पे अच्छी तरह से दे सकते हैं। जिससे क्या होगा कि इंट्रीम मेंटेनेंस के ऊपर रोक लगा दी जाएगी, या फिर इंट्रीम मेंटेनेंस बनेगा तो बहुत ही कम बनेगा इस हादसे से। तो यहाँ पे आपको सबसे मेन बात यही ध्यान रखनी है कि अगर आप इंट्रीम मेंटेनेंस को कम करवा लेते हैं तो 50% केस तो आप मेंटेनेंस का यहीं से जीत जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो वहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई आपको देना है। अगर वहाँ से भी आपको रिलीफ नहीं मिले तो आप यहाँ पे चलने दीजिए केस को, आगे जाने के बाद में फिर आप वहाँ पे एविडेंस दीजिए, तो फिर फाइनल ऑर्डर आएगा वो भी कम ही आएगा अगर आपके पास में एविडेंस है। तो यहाँ पे भी ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि इस केस को फेस करने के लिए भी आपके पास में एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी इन तीनों केसों की, किस तरीके से आप इन तीनों केसों को फेस कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, अभी भी कोई भी जानकारी आपके समझ में नहीं आई है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।